वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। प्यारे बच्चों, अगर आप फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस समझने में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज के, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वीडियो में हमने ईयरली एंड हाफ ईयरली बेसिस पे सीआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला स्टडी करा था। इस वीडियो में हम उन्हीं दोनों फॉर्मूलाज के डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन मीन्स किसी भी फॉर्मूले का ओरिजिन क्या है, वो फॉर्मूला कैसे हमें मिला। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अगर ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, एंड हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जा रहा है तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए इन दोनों फॉर्मूलाज का डेरिवेशन समझते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम अभी समझेंगे। P प्रिंसिपल है, दैट इज P रुपीज लेंड किया जा रहा है। सपोज करते हैं कोई पर्सन A है, पर्सन A ने पर्सन B को P रुपीज लेंड करा फॉर n ईयर्स के लिए R% रेट के हिसाब से। रेट की वैल्यू है R% पर एनम। तो n ईयर्स के बाद जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें 1 ईयर के लास्ट में अमाउंट पता करना है तो यहाँ n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। अगर हमें 2 ईयर्स के लास्ट में अमाउंट फाइंड आउट करना है तो n के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे। अगर हमें 3 ईयर्स के लास्ट में अमाउंट फाइंड आउट करना है तो n के प्लेस पे हम 3 फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझते हैं। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है तो हम हर ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू दैट इज I1 की वैल्यू हम PRT बाय 100 फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे ना। इस केस में प्रिंसिपल की वैल्यू P है तो इस P के प्लेस पे हम P लिखेंगे। रेट की वैल्यू R% पर ईयर है तो R के प्लेस पे हम R लिखेंगे। क्योंकि फर्स्ट ईयर का टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है तो इस T के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। ना इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर की वैल्यू है PR बाय 100। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो ये इंटरेस्ट की वैल्यू A की है जो कि B फर्स्ट ईयर के एंड में देगा, बट A ने इस इंटरेस्ट को लेने से मना कर दिया। A ने कहा B को कि ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तुम रखो सेकेंड ईयर के लिए, एंड जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा वो इस इंटरेस्ट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करके देना। तो अभी फर्स्ट ईयर के लास्ट में B के पास A का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ये P रुपीज तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ साथ ये इंटरेस्ट भी A का है जो कि B के पास प्रेजेंट है। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो P है तो इस P के प्लेस पे हम P लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ये है तो I1 के प्लेस पे हम PR बाय 100 लिखेंगे ना। अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। दोनों टर्म्स में P कॉमन है तो P को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे ना। अब इस फर्स्ट टर्म में से P को कॉमन लेके बाहर निकाले तो यहाँ फर्स्ट टर्म में कितना बचा, 1 बचेगा। अगेन इस सेकंड टर्म में से P को कॉमन लेके बाहर निकाले तो सेकंड टर्म में कितना बचेगा, ये R बाई 100 ही तो बचेगा सेकंड टर्म में। तो सेकंड टर्म में R बाई 100 बचा, इसको यहाँ लिख देंगे। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट दैट इज A1 की वैल्यू निकल के आ गई P इंटू 1 प्लस R बाई 100। दैट मीन्स इतना टोटल अमाउंट A का है जो कि एक साल के एंड में पर्सन B के पास प्रेजेंट है। पर्सन A का यही अमाउंट पर्सन B पूरा सेकेंड ईयर अपने पास रखेगा। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल की वैल्यू दैट इज P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही अमाउंट होगी दैट इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ये और कुछ नहीं फर्स्ट ईयर का अमाउंट है दैट इज A1 है। रेट की वैल्यू फॉर एवरी ईयर R% है तो सेकेंड ईयर के लिए भी रेट की वैल्यू R% होगी। अब क्योंकि सेकेंड ईयर का ड्यूरेशन 1 ईयर है तो टाइम फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू हो जाएगी 1 ईयर। तो इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर दिस सेकेंड ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज I2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला PRT बाई 100 से। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर है P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो इस P के प्लेस पे हम P इंटू 1 प्लस R बाई 100 लिखेंगे। रेट फॉर सेकेंड ईयर है R%। इस R के प्लेस पे हम
आर लिखेंगे, इस टाइम के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ना अब इस 100 को हम p के नीचे लिख सकते हैं, की वैल्यू हो जाएगी p/100 इंटू 1 प्लस r/100। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब सेकेंड ईयर के लास्ट में बी के पास इतना रुपीस प्रेजेंट है ए का, तो ये इंटरेस्ट ए को मिलना चाहिए। ये इंटरेस्ट एक्चुअल में ए का है जो कि बी वापस करेगा अभी, बट क्योंकि ए को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इसलिए ए इसको वापस नहीं ले रहा है। ए बी को कह रहा है कि ये इंटरेस्ट तुम अपने पास रखो फॉर द थर्ड ईयर एंड मुझे इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना फॉर द थर्ड ईयर। तो ए ने इस इंटरेस्ट को लेने से मना कर दिया बी के पास। तो अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बी के पास ए का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज A2 कितना है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 प्लस I2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, P2 की वैल्यू है दिस मच, तो इसको हम P2 के प्लेस पे लिखेंगे, P इंटू 1 प्लस R/100। नाउ अब इस P2 के साथ साथ I2 भी, दैट इज ये वाली वैल्यू भी पर्सन A की है जो कि B के पास प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, तो ये वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज P/100 इंटू 1 प्लस R/100। ना अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स प्रेजेंट है, फर्स्ट इज दिस टर्म एंड सेकेंड इज दिस टर्म। इन दोनों टर्म्स में P एंड 1 प्लस R/100 कॉमन है, तो P एंड 1 प्लस R/100 को हम बाहर ले लेंगे। हमने फर्स्ट टर्म से P इंटू 1 प्लस R/100 कॉमन ले लिया ना, इस सेकेंड टर्म से भी हमने P इंटू 1 प्लस R/100, दैट इज ये चीज हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दी। तो बचा क्या, यहाँ R/100 बचा, तो यहाँ पे हम R/100 लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो A2 की वैल्यू हमें मिलेगी P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। तो बच्चों A2 की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर दैट इज A2 की वैल्यू इतनी है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। जब सेकेंड ईयर के लिए अगर हम दोनों एक्सप्रेशंस को एनालाइज करें तो जब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालते हैं तो 1 प्लस R/100 का पावर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। लेकिन वही जब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इस फॉर्मूला में 1 प्लस R/100 का जो पावर है वो 2 है। इसी तरीके से अगर हम nth ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, nth मीन्स n के प्लेस पे थर्ड हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। ये चीज हम कैसे फाइंड आउट किए, हमने A1 एंड A2 के फॉर्मूलाज को एनालाइज करके ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा। हमें यही एक्सप्रेशन तो डिराइव करना था, ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि यही अमाउंट का एक्सप्रेशन है। यही चीज तो हमें डिराइव करना था कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है तो nth ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू ये एक्सप्रेशन होती है, यही चीज तो हमने इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला डिराइव हुआ लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करते हैं सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट की वैल्यू इतनी निकल के आई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर 2 इयर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे व्हेन कंपाउंडेड ईयरली। हम इस A2 की वैल्यू में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, दैट इज P को, तो जो वैल्यू मिलेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें अमाउंट की वैल्यू पता है किसी ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेकिन अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करना एक टास्क है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नाउ अब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला ये हो जाता है। इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूला में भी P प्रिंसिपल है, दैट इज सपोज करते हैं कोई पर्सन A है, पर्सन A ने पर्सन B को P रुपीज लेंड करा फॉर n ईयर्स एट 8% के रेट से, तो n ईयर्स के बाद जो अमाउंट की वैल्यू है वो उसका फॉर्मूला ये है, इस चीज को हम डिराइव करते हैं। तो नाउ अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है तो रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रेट की वैल्यू R/2% हो जाएगी,
पर हाफ ईयर। अगर एक साल के लिए रेट की वैल्यू R% है तो एवरी हाफ ईयर के लिए रेट की वैल्यू R/2% हो जाएगी। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो चलिए फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हम पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट दैट इज I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको हम I1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, PRT/100। और स्टार्टिंग में तो P रुपीज ही लेंड कर रहा है ना, पर्सन A पर्सन B को, तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी P। तो इस P के प्लेस पे हम P लिखेंगे। हर हाफ ईयर का रेट निकल के आया R/2%, तो फर्स्ट हाफ ईयर का भी रेट हो जाएगा R/2, तो R के प्लेस पे हम R/2 लिखेंगे। टाइम फॉर फर्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा, क्योंकि रेट को हम पर हाफ ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो टाइम को भी हम हाफ ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ ईयर में कितने हाफ ईयर्स हुए, 1 हाफ ईयर हुआ, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 हाफ ईयर। अब देखिए रेट भी हाफ ईयर के फॉर्म में है एंड टाइम भी हाफ ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो इस T के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो I1 की वैल्यू मिली P इंटू हाफ ऑफ द रेट दैट इज R/2 डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लास्ट में इतना इंटरेस्ट बनता है A का, जो कि B वापस करेगा। क्यों फर्स्ट हाफ ईयर के लास्ट में करेगा, क्योंकि CI हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट पर्सन ए को देगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, बट क्योंकि पर्सन ए को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए पर्सन ए ये इंटरेस्ट लेने से मना कर देगा। ए बी को बोलेगा कि ये इंटरेस्ट तुम सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी अपने पास रखो, एंड सेकेंड हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट दोगे वो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना। अब क्योंकि ए ने इस इंटरेस्ट को लेने से मना कर दिया, तो बी के पास टोटल पर्सन ए का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज A1 कितना प्रेजेंट है। बी के पास पहले से ए का P रुपीज तो प्रेजेंट है ही, इसके साथ साथ अब I1 भी दैट इज इंटरेस्ट भी प्रेजेंट हो गया। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए P की वैल्यू यहाँ P है, तो P के प्लेस पे हम P लिखेंगे। I1 की वैल्यू यहाँ इतनी है, तो I1 के प्लेस पे हम PR/2 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में P कॉमन है, तो P को हम बाहर निकाल देंगे। फिर ना फर्स्ट टर्म में से P को हम बाहर निकाले तो फर्स्ट टर्म में तो बचा कितना 1, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस साइन आ जाएगा ना। इस सेकेंड टर्म में से P को बाहर निकाले तो बचा क्या, बचा R/2 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो A1 की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। तो इस समय दैट इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर ये अमाउंट A1 पर्सन ए का है, जो कि बी के पास रखा हुआ है। पर्सन ए ने अब पूरे सेकेंड हाफ ईयर में बी इस अमाउंट A1 को अपने पास रखेगा। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल दैट इज P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, दैट इज P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100। ये और कुछ नहीं बल्कि A1 की वैल्यू है ना। अब ये वैल्यू पर्सन ए का है, जो कि बी पूरे सेकेंड हाफ ईयर अपने पास रखेगा। तो सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट इस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। हर हाफ ईयर के लिए जो रेट की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी रेट कितना होगा R/2%। सेकेंड हाफ ईयर में कितने हाफ ईयर्स है, 1 हाफ ईयर, तो सेकेंड हाफ ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 हाफ ईयर होगा ना। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर हम फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला PRT/100 से। इस सेकेंड हाफ पीरियड के लिए जो प्रिंसिपल है वो है P2 दैट इज दिस मच, तो इस प्रिंसिपल के प्लेस पे हम ये वैल्यू लिखेंगे दैट इज P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100। ना इस रेट के प्लेस पे हम R/2 लिखेंगे। टाइम है 1 हाफ ईयर, ना इस टाइम की वैल्यू 1 हाफ ईयर है, तो टाइम के प्लेस पे हम 1 लिखें एंड इस 100 को हम यहाँ P के नीचे लिख देते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर की वैल्यू निकल के आई P/100 इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू R/2। तो ये वैल्यू इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो ये इंटरेस्ट ए का बनता है फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो अब एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर बी के पास पर्सन ए का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज A2 की वैल्यू क्या होगी, P2 प्लस I2, ये फॉर्मूला हम जानते हैं।
तो सेकेंड हाफ ईयर के स्टार्टिंग में बी के पास इतना रुपीस था जो कि पर्सन ए का था, एंड लास्ट में इतना रुपीस तो है ही, इसके साथ साथ ये इंटरेस्ट दैट इज I2 भी पर्सन ए का है जो कि अब बी के पास है। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं। P2 के प्लेस पे लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100। I2 के प्लेस पे लिखेंगे P बाई 100 इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू R/2। अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें दो टर्म्स मिले। फर्स्ट है ये टर्म, सेकेंड है ये टर्म। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? P इंटू ये ब्रैकेट का टर्म। इन दोनों टर्म्स में P कॉमन है एंड ये ब्रैकेट कॉमन है, तो P को हम बाहर निकाल देंगे एंड इस, तो P एंड इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे ना। इस टर्म में से हमने P एंड इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो बचा कितना? 1 बचा, तो 1 को यहाँ लिख देंगे। अगेन इस टर्म में से हमने P एंड इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो बचा कितना? बचा R/2 डिवाइडेड बाई 100। ये बचा तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। A2 की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। तो हमने दोनों अमाउंट्स दैट इज A1 एंड A2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम दोनों A1 एंड A2 की वैल्यूज को एनालाइज करेंगे। नाउ A1 एंड A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों अमाउंट की वैल्यूज को एनालाइज करेंगे। A1 जो है वो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड का अमाउंट है, तो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड का अमाउंट है, तो ब्रैकेट का जो एक्सपोनेंट है वो 1 हो जाएगा। एंड वही A2 जो है वो सेकेंड हाफ ईयर के एंड का अमाउंट की वैल्यू है। अब सेकेंड हाफ ईयर का है तो ब्रैकेट का जो एक्सपोनेंट है वो 2 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर जब हम A3 दैट इज अमाउंट फॉर थर्ड हाफ पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा P इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाई 100 का पावर 3 ना। तीनों अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ पीरियड, सेकेंड हाफ पीरियड एंड थर्ड हाफ पीरियड की वैल्यूज हमें पता है। अब इन तीनों को एनालाइज करके हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमसे अमाउंट के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी गलती हो गई। फर्स्ट हाफ ईयर के एंड में कितना टाइम पीरियड खत्म हुआ? हाफ ईयर, तो इस अमाउंट को हम A1/2 से डिनोट करेंगे। वही सेकेंड हाफ ईयर के एंड में कितना टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ? 1 ईयर, तो इस A2 को हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 2 के बजाय 1 लिखेंगे क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हुआ सेकेंड हाफ ईयर के एंड में, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं ना। थर्ड हाफ पीरियड के एंड में कितना टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ? 1.5 साल खत्म हुआ, तो 1.5 साल मीन्स 1/2 ईयर्स, तो 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2 ईयर्स। तो यहाँ थर्ड हाफ ईयर के एंड का जो अमाउंट है उसको हम A3/2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया ताकि हम एक जनरल फॉर्मूला इजिली फाइंड आउट कर सके। तो देखिए जब फर्स्ट हाफ ईयर खत्म हो रहा है तो ब्रैकेट का जो पावर है वो 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/2 करेंगे तो भी 1 होगा ना। सेकेंड हाफ पीरियड के जो एंड में अमाउंट है उस अमाउंट का एक्सप्रेशन ये है। इस अमाउंट के एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट है उसका पावर 2 है, तो इस 2 को हम 2 इंटू ये 2/2 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 2/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो अभी भी इस ब्रैकेट का पावर 2 ही है। सिमिलरली थर्ड हाफ पीरियड के एंड में कितना टाइम कंप्लीट हुआ? 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स का टाइम कंप्लीट हुआ, तो 3/2 ईयर्स के एंड में जो अमाउंट की वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट का पावर 3 है। इस 3 को हम 3/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं क्योंकि 3/2 इंटू 2 करने पर हमें 3 मिलेगा वाप। तो ये 3/2 जो है हमने यहाँ से लिया, ये 3/2 एंड ये 3/2 इक्वल है। तो आपने देखा बच्चों कि जितना ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है ब्रैकेट के ऊपर, उतने ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ पीरियड के एंड में 1/2 ईयर का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है,
दैट मीन्स हाफ ईयर का टाइम ड्यूरेशन। तो हम हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंट में। सिमिलरली जब सेकेंड हाफ पीरियड खत्म हो रहा है तो 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है। 1 ईयर को हम 2/2 लिख सकते हैं, तो इस 2/2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सिमिलरली जब थर्ड हाफ पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो 3/2 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो इस 3/2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। तो जितना ईयर्स कंप्लीट हो रहा है उतने ईयर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर n ईयर्स कंप्लीट होगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n ईयर्स के बाद अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p इंटू 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाई 100 का जो ब्रैकेट है इसका पावर हम क्या दे देंगे? n इंटू n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो इसका पावर बन जाएगा। आप देखिए ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, यही एक्सप्रेशन है जो हमें डिराइव करना था। तो हमने क्या करा, हमने 3 बार अमाउंट फाइंड आउट करके उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। तो इस केस में अगर 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है तो n की वैल्यू 3 इयर्स हो जाएगी। तो A3 दैट इज 3 इयर्स के एंड में अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी, इसका पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। दैट मीन्स पावर में 6 आ जाएगा। तो 3 इयर्स के एंड में जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। सिमिलरली जब 4 इयर्स के एंड में हमें अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन कंप्यूटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे, तो n की वैल्यू हम 4 इयर्स लेंगे एंड इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो अमाउंट एंड ऑफ 4 इयर्स की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2। तो पावर में 4 इंटू 2 लिखेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 8। ये एक्सप्रेशन अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 इयर्स की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये हमने डिराइव कर लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों फॉर्मूलाज, 1 ईयरली बेसिस के लिए एंड सेकंड हाफ ईयरली बेसिस के लिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।